हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैम्पियन ज़ैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ैद। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 4th चैप्टर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 3rd चैप्टर पढ़ा और रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत कुछ सीखा। फ़िलहाल अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनवायरमेंट के बारे में, थोड़ा इसके बारे में भी सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है, और फिर उसके बाद एनवायरनमेंट का इकोसिस्टम से क्या रिलेशन है, फिर एनवायरनमेंट को मैनेज कैसे करना है, उसे बचाना कैसे है, फिर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम इज़ नथिंग बट द इंटरेक्शन ऑफ द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। इकोसिस्टम में जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। जैसे जो लाइफ होती है अर्थ की, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे ये जो प्रोड्यूसर है, जो ग्रास है, वो एक प्रोड्यूसर है प्लांट्स, उसके ऊपर ग्रास हॉपर डिपेंड है, ग्रास हॉपर के ऊपर फ्रॉग डिपेंड है, फ्रॉग के ऊपर स्नेक डिपेंड है, स्नेक के ऊपर चील डिपेंड है, और चील के ऊपर फंजाइज डिपेंड है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिपेंड है। तो अगर इन लोग नहीं रहेंगे, प्रोड्यूसर ही नहीं रहेगा, तो ग्रास हॉपर भूखा मर जाएगा, और ग्रास हॉपर एक बार मर गया तो फ्रॉग मर जाएगा, फ्रॉग मरा तो सांप मर जाएगा, सांप मरा तो चील मर जाएगी, चील नहीं रहेगी तो ये भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से ये दोनों जो ऑर्गेनिजम्स है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे हैं, वो सभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरीके से इकोसिस्टम होता है, उसका रिव्यू दिया गया था। अभी इकोसिस्टम में इन्वॉल्वमेंट किन किन चीज़ों की होती है, जो डायग्राम है वो 5 मार्क का आ चुका है सेमेस्टर एग्जाम्स में, प्रीलिम्स एग्जाम में। तो पूरे डायग्राम को याद रखें आप लोग अच्छी से। तो इकोसिस्टम में अबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट में फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स होते हैं। फिजिकल फैक्टर में एयर, वाटर, वेपर, सॉइल, मिनरल और सनलाइट होता है, और केमिकल फैक्टर में न्यूट्रिशन और गैसेस होती हैं। ठीक है। फिर इसके बाद न्यूट्रिशन गैसेस में इनऑर्गेनिक कुछ होते हैं और कुछ होते हैं ऑर्गेनिक, और फिर आगे का आपको दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो बायोटिक कंपोनेंट्स है, उसमें एक ऑटोट्रॉफिक होता है और एक हेट्रोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक मतलब वो जो खाना खुद बना सके विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जो कि होता है प्लांट। और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक, मतलब जो खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड हो। प्लांट जो होता है वो खाना खुद तो बनाता है, खाना तो हम लोग भी खुद बना सकते हैं, बट हम लोग दूसरे पर डिपेंड हैं। अगर भाजी वाला भाजी नहीं लाएगा तो हम लोग घर पे खाना थोड़ी ना बना सकते हैं। पर जो प्लांट्स होते हैं, उनके लिए कोई लाए या ना लाए, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक में आते हैं एनिमल्स और डीकम्पोजर, एनिमल में भी हम भी आ जाते हैं। प्रोड्यूसर में आता है प्लांट, एनिमल कंज्यूमर, और एनिमल्स में आप लोग ह्यूमंस लिख सकते हैं। और फिर डीकम्पोजर्स में आपके आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वेरियस फंजाई। फिर एनिमल्स में कुछ होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, कुछ होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, कुछ होते हैं टर्सरी कंज्यूमर। तो इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से याद रखें। फिर यहाँ पे बोला गया है कि पैडी, मतलब कि राइस, धान जो उगता है, वो साउथ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा उगता है। तो हम लोगों ने डायग्राम को देखा, तो आप लोग डायग्राम अच्छे से याद कर लें, डायग्राम को फिल कर लें। और एनिमल्स में आपको कंज्यूमर ही लिखना है, कंज्यूमर आपका राइट आंसर है। तो पैडी जो होता है राइस का, वो साउथ इंडिया में ज़्यादा ग्रो होता है। तो पैडी फील्ड्स जो होते हैं, वो ग्रास हॉपर से तुरंत अटैक किए जाते हैं, ग्रास हॉपर तुरंत उसके ऊपर अटैक करते हैं। वैसे ही वहाँ पे फ्रॉग्स भी होते हैं ग्रास हॉपर को खाने के लिए, स्नेक्स भी होते हैं फ्रॉग को खाने के लिए। तो और स्नेक का फेवरेट फूड होता है। क्या होगा अगर फ्रॉग का पॉपुलेशन कम हो जाए? तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, चलिए पूछते हैं। अगर फ्रॉग का पॉपुलेशन कम हो जाएगा तो ये होगा कि स्नेक का भी पॉपुलेशन कम हो जाएगा, क्योंकि अगर फ्रॉग कम हुए तो स्नेक को कौन खाना देगा, और खाना नहीं देगा तो उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। और अगर फ्रॉग कम हुए तो ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, तो ग्रास हॉपर की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, और जो पैडी फील्ड है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसीलिए इकोसिस्टम में बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ग्रास हॉपर कम हुए, फ्रॉग कम हुआ तो भी नहीं चलेगा, फ्रॉग ज़्यादा हुआ तो भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पे पूछा है कि इसका इफेक्ट क्या होगा पैडी क्रॉप पे। तो मैंने बताया पैडी क्रॉप बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ग्रास हॉपर को तब सांप तो खाएगा नहीं। और दूसरा इफेक्ट पूछा है कि कंज्यूमर पे क्या होगा, कंज्यूमर डिक्लाइन होगा या इंक्रीज़ होगा? बिल्कुल डिक्लाइन होगा। और ओवरऑल इफेक्ट में आपको सब कुछ लिखना है। अभी पूछा है कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। एनवायरनमेंट का मतलब कि हमारी सराउंडिंग्स।
तो कंडीशंस ऑफ आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड एज एनवायरनमेंट, और अगर प्रॉपर डेफिनेशन लिखना है तो यहाँ पे आपका लिखा गया, आप लोग मार्क कर लें। दो टाइप के मेन एनवायरनमेंट होते हैं, एक होते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट और एक होता है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में हमारे एयर रहता है, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसमें कंटिन्यूअस इंटरेक्शन होता है बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर में। मतलब ये दोनों में बैलेंस बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एनवायरनमेंट में दो बेसिक फैक्टर होते हैं, एक बायोटिक मतलब कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एक अबायोटिक मतलब जो जिंदा नहीं है। और जो साइंस इसकी स्टडी करता है उसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी, और इकोलॉजी को जो पढ़ने के लिए यूनिट होती है उसको बोलते हैं हम लोग इकोसिस्टम। तो ये डेफिनेशंस को प्रॉपरली आप लोग बाहर कर लें। एनवायरनमेंट में बहुत सारी इकोसिस्टम होते हैं, जैसे ओशन में भी एक इकोसिस्टम होता है, लैंड पे भी इकोसिस्टम होता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी होता है। तो इकोसिस्टम तो बहुत सारे होते हैं। एक पॉन्ड में भी आपका एक इकोसिस्टम होता है, क्योंकि पॉन्ड में मछली है, मछली को कोई एक किंगफिशर बर्ड खा सकता है, फिर बर्ड को कोई और खाएगा, तो इस तरीके से चेन बनते जाता है। तो अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में अलग अलग इकोसिस्टम है आपका। और कौन कौन से साइकिल्स होते हैं जो एनवायरनमेंट में ऑपरेट किए जाते हैं, तो बायो जियो केमिकल साइकिल होता है, जिसमें अलग अलग साइकिल्स होते हैं, जैसे वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, गैसियस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। तो ये सब साइकिल्स हम लोगों ने पिछले साल पढ़े हैं। तो अभी हम लोग एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की तरफ पढ़ते हैं। तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एनवायरनमेंट कंजर्वेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एनवायरनमेंट नहीं रहेगा तो हम लोग अच्छे से नहीं रह पाएंगे, पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला नेचुरल फैक्टर, जिसमें आता है अर्थक्वेक, एक लिख सकते हैं वॉल्केनो इरप्शंस, और सुनामीज, फेमाइंस, फ्लड, ये सब आप लोग लिख सकते हैं। फिर मैनमेड फैक्टर्स, डिफॉरेस्टेशन, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सब आपके मैनमेड फैक्टर्स हैं, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट करके भी मैंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। फिर महात्मा गांधी ने कहा था कि अर्थ सभी की नीड को सेटिस्फाई कर सकता है बट सभी के ग्रीड को नहीं। मतलब कि अर्थ के पास इतना नेचुरल रिसोर्स है कि सभी की जितनी ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकता है, बट लोग अगर लालच करेंगे तो उनको वो पूरा नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, जो ह्यूमंस होते हैं वो सबसे डोमिनेंट एनिमल्स हैं पूरे अर्थ पे, क्योंकि इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है, कोई भी एनिमल ह्यूमन से ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। अब प्रेजेंट में बहुत सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है जिसके कारण पॉल्यूशंस बढ़ रहे हैं। कंटामिनेशन ऑफ एनी मटेरियल इज़ कॉल्ड पॉल्यूशन, मतलब कि किसी भी मटेरियल का कंटामिनेशन, बर्बादी, उसे ख़राब करना, उसे हम लोग बोलते हैं पॉल्यूशन। Unnecessary and unacceptable changes in the surrounding environment due to natural events or human activities is called as environmental pollution। मतलब एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ जाते हैं, जिन चेंजेस की हमें ज़रूरत नहीं है, जो चेंजेस नहीं होने चाहिए, वो चेंजेस जब आ जाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, वाटर, एयर, सॉइल, इनकी हार्मफुल होती हैं ह्यूमन के लिए और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। और बहुत सारे रीज़न हैं पॉल्यूशन होने के, जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि अभी फ्यूचर जनरेशन को भी इनका यूज़ करना है। डिफॉरेस्टेशन किया, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, बिना सोचे समझे कहीं पे भी घर बना लिया। तो इन सभी के कारण पॉल्यूशन बहुत ही बढ़ा। पॉल्यूशन को पढ़ने जाए तो ये एक बहुत ही बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है, जैसे एयर, वाटर, साउंड, सॉइल, थर्मल, लाइट पॉल्यूशन ऑकर अराउंड अस। मतलब इतने सारे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है, आपको टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है तो उसमें आपको ये सब लिखना होगा। और इन सब का एडवर्स इफेक्ट है ह्यूमंस पे। और हम लोगों ने एयर पॉल्यूशन पढ़ा है, जिसके कारण एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हैज़ बिकम द नीड ऑफ एन आर। इसका मतलब है कि जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हमें एनवायरमेंटल कंजर्वेशन बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा, उसके बिना हम लोग नहीं कर सकते, एनवायरमेंट को सुरक्षित नहीं रख सकते। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ तस्वीरें, यहाँ पे आपको फॉग दिखाया जा रहा है, फॉग के साथ पॉल्यूशन है, और यहाँ पे सिर्फ पॉल्यूशन है। इसका बैड इफेक्ट दिखाया जा रहा है। अब इतनी सारी गाड़ियों में एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ पे पॉल्यूशन के कारण लोगों की रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अभी यहाँ पे आपको चार्ट पूरा करने के लिए दिया गया है। अभी एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन, ये आपका होमवर्क है, आपको ये कंप्लीट करना होगा। वैसे ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, एग्ज़ाम में आने का चांस नहीं है, बट फिर भी आप लोग कंप्लीट करेंगे तो आप ही की स्टडीज़ ईजी होंगी।
अभी रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ये मार्च 2020 बोर्ड में आ चुका है दोस्तों। बी केयरफुल, इसे आप लोग अच्छे से याद करें। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन मतलब वो पॉल्यूशन जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के कारण होते हैं। रेडिएशंस जो आती हैं एक्सरेज से या फिर हो गई यूवी रेज या आईआर रेज, तो इन सभी के कारण बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। इनसे कैंसरस एक्लेरेशन हो सकता है। हायर रेडिएशंस अगर हमें एक्सरेज की मिली होती हैं, हमारी जीन्स में चेंजेस हो सकती हैं और विज़न इज़ एडवर्सली इफेक्टेड, मतलब जो हमारी आँखों की प्रॉब्लम भी आ सकती हैं, आँखें ख़राब हो सकती हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की वजह से। जैसे आपको भोपाल ट्रेजेडी याद होगी, वहाँ पे किस तरीके से हुआ था। तो जब भोपाल ट्रेजेडी हुई थी तो वहाँ पे जब गैस लीक हुई थी तो उसका मकान मालिक उसी रात छोड़ के जगह चला गया था। बट उसका इफ़ेक्ट आज भी देखा जाता है। आज भी बहुत सारी न्यू जनरेशन्स ऐसा पाया जाता है कि उनको डिसऑर्डर्स है। तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की नीड क्या है, ज़रूरत क्या है? क्योंकि जनरल पब्लिक है, उनके पास जागरूकता नहीं है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के रूल्स के प्रति। और जो लोग हैं उनका लार्ज स्केल पे पार्टिसिपेशन करना चाहिए। सभी को अपना हाथ देना चाहिए कि हम लोग सुरक्षा रख करेंगे एनवायरनमेंट की। अगर हम लोग को एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स हटानी है, उसको जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है, तो ये तभी कर पाएंगे जब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक इफ़ेक्टिव पब्लिक मूवमेंट बन जाएगा। क्योंकि पब्लिक अब अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है, बट पब्लिक चाहती ही नहीं है। और इसके लिए हम लोग को पॉजिटिव एटीट्यूड और अफेक्शन डालना होगा एनवायरमेंटल नॉलेज की तरफ। एनवायरमेंटल नॉलेज हम लोग को बढ़ाना होगा चिल्ड्रेंस में, क्योंकि चिल्ड्रेन के अगर बचपन से ही हम एनवायरनमेंट की तरफ इतना ज़्यादा अवेयर कर देंगे तो वो आगे चल के उसकी रक्षा करेंगे, उसको अच्छे से प्रिजर्व करेंगे। इसी तरीके से कंजर्वेशन हम लोग कर सकते हैं। आज बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो डेवलप्ड नहीं हैं, उन्होंने भी अपना हाथ आगे किया है कि हम भी एनवायरनमेंट की सुरक्षा करेंगे। और कुछ फ्यूचर प्लान्स बनाए हैं, कुछ लॉज बनाए हैं जिसके लिए एनवायरनमेंट की सुरक्षा हो सकती है। अभी ज़रूरत क्या है एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन की? तो पहला दिया है टू मेंटेन द बैलेंस इन द नेचर, टू सॉल्व द आर्टिफिशियल एंड नेचुरल प्रॉब्लम्स। और क्या हो सकता है? टू प्रोटेक्ट द रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज, टू मिनिमाइज द पॉल्यूशन फॉर हेल्दी लाइफ, टू फुलफिल द बेनिफिट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। और भी आप लोग लिख सकते हो, जैसे टू मेक एवरीथिंग अवेलेबल फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो ये 6 चीज़ें अगर आप लोग याद रखेंगे तो बोर्ड में 3 मार्क्स का आ सकता है, वहाँ पे 3 मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है दोस्तों, पूरी तरीके से प्रिपेयर करें, हर नोट से आप लोग याद करें। अब एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो ह्यूमन होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं सभी एनिमल्स में, और उन्होंने डोमिनेट किया है अर्थ पे शुरू से ही। और ह्यूमंस ने सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया है और वो सुपीरियर हैं सभी जानवरों से। और सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ ह्यूमंस ने किया है दूसरे जानवरों से अगर तुलना करें तो इसीलिए ह्यूमंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अभी इसको रोकें, एनवायरनमेंट को कंजर्व करें, प्रिजर्व करें। और जितना ज़्यादा ह्यूमंस ले सके नेचर से, उन्होंने शुरू से ही, मतलब जब से लाइफ शुरू हुई है तब से उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज का भरपूर इस्तेमाल किया है। बट आज वही नेचर इन्हें जवाब दे रहा है। इस सिनेरियो से हम लोग समझ सकते हैं कि ह्यूमन का एक क्रूशियल रोल है एनवायरमेंटल बैलेंस को मेंटेन करने में। अगर ह्यूमन एनवायरमेंटल बैलेंस को डिस्टर्ब करेंगे तो ह्यूमन खुद की, मतलब कि एनवायरमेंटल बैलेंस को अगर वो डिस्टर्ब करेंगे तो खुद के पैर पे वो कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और अगर ह्यूमंस ने नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद किया है तो वो ही उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसा कहा जाता है ना कि जो चीज़ दूसरी चीज़ को बना सकता है वो उसे मिटा भी सकता है, तो उसी तरीके से जो दूसरे को ख़त्म कर सकता है वो उसे बना भी सकता है। अब यहाँ पे कुछ लॉज दिए गए हैं जिन्होंने नेचुरल एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया है। तो पहला है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फिर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट। ये दोनों एक्ट को आप लोग याद रखें, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है दोनों एक्ट का नाम। और इन सभी का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप बस एक्टों के नाम याद रखें। एक्ट याद रखेंगे तो आप लोग आसानी से मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे दी गई है बिग स्टोरी ऑफ अ स्मॉल मैन, मतलब कि ये जादव मोलाई पोयांग, ये इन्होंने एक बहुत ही बड़ा काम किया था। ये आसाम में रहते थे, एक कबीले में आदिवासी थे, 1963 में पैदा हुए थे और फॉरेस्ट वर्कर हैं। ये 16 साल की उम्र से ही एक बार बहुत ही ज़्यादा सांप मर गए थे जब ब्रह्मपुत्र नदी से बाढ़ आई थी इनके विलेज में। तो
उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने 20 बाम्बू प्लांटलेट इन्होंने वहाँ पे प्लांट किए थे, जिससे सांप अपनी जान बचा सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाम्बू पेड़ में ज़्यादा पाए जाते हैं सांप, तो लोग अपनी जान बचा सकें इसलिए उन्होंने बाम्बू प्लांटलेट वहाँ पे प्लांट किए थे। आप लोगों ने इतना सुना होगा कि इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए, बट ये भी इनकी छोटी सी कहानी है कि इन्होंने सांपों की जान भी बहुत ज़्यादा बचाई थी। 1979 में एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक मूवमेंट शुरू किया था कि उन्हें 200 हेक्टेयर वो लगाना है पेड़, बट जो मुलाय थे वो और कुछ फॉरेस्ट वर्कर इन्होंने ये काम शुरू किया। सभी ने 200 एकड़ जब, तो मुलाय वहाँ पे नहीं माने। 200 हेक्टेयर लगाने के बाद भी मुलाय ने कहा कि नहीं, ये बहुत कम है, हमें और पेड़ लगाना चाहिए। बाकियों ने तो इनका साथ नहीं दिया, बट इन्होंने अपना काम कंटिन्यू रखा और 1360 एकड़ ज़मीन पर इन्होंने पूरा एक फॉरेस्ट बना के रख दिया। तो सोच सकते हैं दोस्तों कि अगर एक सिंगल पर्सन अपना पूरा जोश लगा दे, पूरा डिटरमाइन हो जाए, दृढ़ निश्चय कर ले, तो एक छोटा सा इंसान एक बड़ा सा जंगल बना सकता है। तो वही काम इन्होंने कर दिया था एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। इन्हीं का एग्जाम्पल लेके हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अभी बायोडाइवर्सिटी कौन कौन सी है? पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी होता क्या है कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी मतलब विविधताएं, डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस कई लेवल्स पे होती हैं। सबसे पहला जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब कि अलग अलग ह्यूमंस के जो जीन्स है वो एकदम अलग अलग हैं। इसके बारे में हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो हर इंसान की जो जेनेटिक डाइवर्सिटी, जीन रिकॉम्बिनेशन होता है वो अलग होता है। कुछ इंसान के जीन रिकॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ लोगों के बैड होते हैं, कुछ लोगों के नॉर्मल होते हैं। तो इस तरीके से जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। फिर स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं नेचर में। जैसे ह्यूमन अलग स्पीसीज़ हो गए, एनिमल्स अलग स्पीसीज़ के हो गए, तो उनमें भी बहुत सारी स्पीसीज़ रहती हैं। इसीलिए हम बहुत सारे टाइप के प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स देखते हैं। फिर है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जैसे कि बहुत सारे इकोसिस्टम प्रेजेंट है हर रीजन पे। और इकोसिस्टम बनता कैसे है? प्लांट, एनिमल, उनके रहने की जगह और एनवायरनमेंट के हिसाब पर इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। अब बात करते हैं सेकंड ग्रुप्स की। सेकंड ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में, और राइट अ शॉर्ट नोट करके आएगा आपको। तो सेकंड ग्रुप मतलब कि वो जंगल जो भगवान के नाम पे कंसीडर करके, भगवान के नाम पे रख के उसको हम लोग कंजर्व करते हैं, और उनको सैकड़ कहा जाता है। सैकड़ मतलब पवित्र, उन्हें हम लोग बोलते हैं सैकड़ ग्रोव। ये सेंचुरीज होती हैं जिन्हें गवर्नमेंट नहीं प्रिजर्व करती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं प्रिजर्व करती है, इन्हें सोसाइटी के लोग प्रिजर्व करते हैं। क्योंकि ये भगवान के नाम पर है तो वो इनके लिए कुछ भी करते हैं और बहुत ही ज़्यादा जी जान से इनकी रक्षा करते हैं और इसे स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं। ये वेस्टर्न घाट में ही नहीं बट पूरी इंडिया में है, और 13,000 से ज़्यादा सैकड़ ग्रुप पाए गए हैं पूरे इंडिया में। और महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ पर है ये आपको पता करके लाना है। एक बताया गया है कि वेस्टर्न घाट में है। अभी यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कि इन सिंबल्स का मतलब क्या है। पहले सिंबल का मतलब है क्लीनिंग, मतलब कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, हमें हर चीज़ को क्लीन रखना चाहिए। दूसरे सिंबल का मतलब है सेव एनर्जी, हमें एनर्जी को बचाना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को। तीसरा है हम लोग का सेव फ्यूल, फ्यूल को हम लोग को बचाना चाहिए, साइकिल का यूज़ करना चाहिए। चौथा है सेव वाटर, सेव लाइफ। तो ये चारों सिंबल्स को आप लोग याद रखें। कोई दो सिंबल आएगा उसमें आपका रोल लिखने बोलेगा, 2 मार्क का आएगा दोस्तों, बी केयरफुल। और उसके बाद यहाँ पे बोला है कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ये 19 मार्च मतलब 2019 बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है, 3 मार्क का आया था, और ये भी आ चुका है बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का टोटल। तो ये लेसन का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुकी हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचा सकते हैं? रेयर स्पीसीज़ को बचाकर, उनको प्रोटेक्ट करके, नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ को इस्टेब्लिश करके, सम रीजन्स को बायो रिजर्व डिक्लेयर करके, प्रोजेक्ट हम लोग कुछ चालू कर सकते हैं, प्लांट और एनिमल को कंजर्व कर सकते हैं, रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, और जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उनका रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों से हम लोग बचा सकते हैं। और सभी चीज़ों को याद रखने का एक कोड वर्ड है जो है पेम्प कॉड। अगर आप लोग ये कोड वर्ड याद रखेंगे तो आपको पूरा जो सेंटेंस है वो याद हो जाएगा। बस याद रखें पेम्प कॉड। तो ये आ सकता है, आप लोग तैयार रहें। और फिर वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन में किसी 4 ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखें जो छोटी छोटी हों,
इंटरनेशनल वाले में आप लोग 4 नाम याद रखें जो छोटी छोटी हों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि ग्रीन पीस वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एनवायरनमेंट एक्टिविटीज़ में। इसमें 25 लाख से ज़्यादा लोग और 26 डिफरेंट कंट्रीज़ के मेंबर्स इन्वॉल्व हैं। अभी माई रोल इन एनवायरनमेंट ये 2020 मार्च में 5 मार्क्स का आ चुका है। सोच सकते हैं कितना ज़्यादा वेटेज है इसका। तो आपका रोल क्या है एनवायरनमेंट में? पहला रोल है आपका कंजर्वेशन, सभी जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसे कंजर्व करना। फिर कंट्रोल, कंट्रोल मतलब जो कटिंग ऑफ ट्रीज़ हो रही हैं, हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें रोकना, प्रिवेंट करना हार्म को, माइंडसेट को चेंज करना। फिर प्रोडक्शन मतलब कि जो फैक्टर्स को इंजर्ड हो गए हैं, जो हार्म हो गए हैं, उन्हें दोबारा रिवाइव कराना, इनोवेशन करना। फिर अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करना, एजुकेशन से, गाइडेंस से, इमिटेशन से, ऑर्गेनाइजेशन से, पार्टिसिपेशन से। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना। अगर आप वैसा काम करोगे तो आपके सोसाइटी वाले भी वही काम करेंगे। फिर प्रिवेंशन मतलब जो पॉसिबल हार्म्स हो सकते हैं उन्हें प्रिवेंट करना, न्यू प्लान्स को डिज़ाइन करना, और जो फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल उनको प्रिवेंट करना। ये प्रिजर्वेशन करना है आपको, मतलब जो भी चीज़ें बची हुई है उन्हें प्रिजर्व करना और आगे लॉस होने से बचाना। अननोन रीजन्स मतलब जिन रीजन की किसी को नॉलेज नहीं है उन रीजन्स को प्रोटेक्ट करना। फिर हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हॉट स्पॉट मतलब वो जगह हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को पाया जाता है। ऐसी 34 हॉट स्पॉट्स थे पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने 15.7% एरिया ऑक्यूपाई करके रखा था अर्थ पे। अब 86% सेंसिटिव एरियाज़ डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, मतलब कि 15% का 86% डिस्ट्रॉय हो चुका है और मात्र 2.3% बचा हुआ है। तो सोचिए कितना ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया ह्यूमंस ने हॉट स्पॉट्स को बायोडाइवर्सिटी के। और अब 1.5 लाख प्लांट स्पीसीज़ हैं जो कि 50% है वर्ल्ड काउंट में बची हुई हैं। इंडिया की बात करें तो 135 एनिमल स्पीसीज़ में 85% एनिमल स्पीसीज़ ईस्टर्न जंगल में फाइंड की जाती हैं और 1,500 एंडेमिक प्लांट स्पीसीज़ वेस्टर्न घाट में फाइंड की जाती हैं। और टोटल प्लांट स्पीसीज़ में 50,000 एंडेमिक है। और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने को कहा गया, बस आप आंकड़े को याद रखें, कितने सेंसिटिव एरियाज़ हैं, कितने परसेंट एरियाज़ हैं, कितने डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, कितने बचे हुए हैं। अब कुछ सेंचुरीज़ के नाम आपको याद रखने हैं। मनास सेंचुरी, संदरबन सेंचुरी, 2 याद रखें आप लोग। अब क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज़ लास्ट हम लोग का टॉपिक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज़ मतलब वो स्पीसीज़ जिन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, जिनकी पोचिंग हो रही है, मतलब जिन्हें हंट किया जा रहा है, उनको क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले इंडेंजर्ड स्पीसीज़ मतलब वो स्पीसीज़ जो खतरे में है। किस खतरे में है? एक्सटिंक्ट होने में, मतलब कि ये अभी गायब हो सकते हैं। तो इन ऑर्गेनिज़म का नंबर जो है वो डिक्लाइन होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और अगर फ्यूचर में इनके लिए कंजर्वेटिव मेज़र नहीं लिया गया, मतलब ऐसे लॉज नहीं बनाए गए जो इनको बचा सके, तो ये एकदम एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं, यहाँ से विलुप्त हो सकते हैं। इनका एग्जाम्पल है लॉयन टेल्ड मंकी और लीजर फ्लोरिकेन। तो ये नाम आप लोग याद रखें। फिर रेयर स्पीसीज़ मतलब वो स्पीसीज़ जो बहुत ही कम है, इन ऑर्गेनिजम्स का नंबर एकदम ही कम हो चुका है, जैसे रेड पांडा और मस्क डियर। फिर वल्नरेबल स्पीसीज़ मतलब वो स्पीसीज़ जो एकदम गायब होने की एक्सटिंक्टिव पे है, बहुत ही ज़्यादा कम है रेयर स्पीसीज़ से भी, जैसे टाइगर और लॉयन। टाइगर का जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था, मात्र 10 बचे थे इंडिया में कुछ साल पहले। तो इन ऑर्गेनिजम्स का नंबर बहुत ही ज़्यादा कम होता है और कुछ रीजन्स के कारण, जैसे पोचिंग हो गया, पॉल्यूशन हो गया, जंगलों को इंसान काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, उन सभी के कारण इनका जो नंबर्स हैं वो कम होता जा रहा है। और फिर इनडिटर्मिनेट स्पीसीज़ मतलब वो स्पीसीज़ जिन्हें हम काउंट ही नहीं कर सकते, जैसे शेखरू की आदतें होती हैं, वो यहाँ से वहाँ गायब हो जाता है, जिसकी वजह से हम उन्हें काउंट ही नहीं कर पाते, उनके कुछ बिहेवियर ही ऐसे होते हैं। तो इन सभी कारणों की वजह से हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते, इसके कारण इनका नंबर कंफर्म नहीं है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज़ करके अगर 4 बॉक्स आए तो आपको ये 4 नाम लिखने हैं। अब 22 मई को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। ये नाम आप लोग याद रखें, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं हम लोग 22 मई को। अब यहाँ पे कुछ थॉट्स अच्छे दिए गए हैं, थॉट्स आप लोग पढ़ लेना। और फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड दिया गया है आपको, इसके बारे में जानकारी दी गई है 2008 में। इसके जानकारी के मुताबिक 30% जो एनिमल स्पीसीज़ हैं वो गायब हो चुकी हैं 35 सालों में। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फ्यूचर में क्या होगा?
तो फ्यूचर में यही होगा कि पूरी स्पीसीज़ ख़त्म हो जाएंगी, बचेंगे सिर्फ ह्यूमंस। और अभी कुछ चीज़ें आपको रिमेंबर करने के लिए दी गई हैं, जैसे एक प्लांट को डिस्ट्रॉय करना मतलब सब कुछ डिस्ट्रॉय करना। एफॉरेस्टेशन मतलब कि प्लांट्स को लगाना एक कदम है एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन की तरफ। फॉरेस्ट इज़ वेल्थ, बिल्कुल सही। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज़ अ वैल्यू एजुकेशन, मतलब कि एनवायरमेंटल की प्रोटेक्शन जो है वो सबसे बढ़िया एजुकेशन है। प्रोविडेंट यूज़ ऑफ पेपर इज़ प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मतलब अच्छे से, मतलब एकदम बचत करके पेपर्स का अगर यूज़ करें तो वो प्रिवेंशन होगा डिफॉरेस्टेशन की तरफ, क्योंकि पेपर जो होते हैं वो पेड़ों से ही बनते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को अगर हम लोग प्रैक्टिस करें, इम्प्लीमेंट करें, तो वो ह्यूमन सोसाइटी की डेवलपमेंट का की है। प्योर एयर प्योर वाटर इज़ की टू हेल्दी लाइफ, मतलब कि अगर ऑक्सीजन प्योर रहेगा, वाटर प्योर रहेगा, तो हमें हेल्दी लाइफ जी सकेंगे, हमें हेल्दी लाइफ मिलेगी तब। तो ये सब थॉट्स हैं जिन्हें आप लोग को दिया गया अवेयरनेस के लिए। तो इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक ये चार्ट बहुत ही ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है, फिर आपका ये आपका इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा चार्ट, और फिर उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट चार्ट है, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर दैट जो सिंबल्स हैं, जैसा कि मैंने बताया, सिंबल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ जादव मुलाय पोयांग, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर दैट माय रोल इन एनवायरनमेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज़, ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी पीछे के जो शॉर्ट नोट्स हैं उसमें सिर्फ आपको सैकड़ ग्रोथ पढ़ना है बस, बाकी सब बोर्ड में आने का चांस नहीं है। और ये सिंबल्स को आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। ये चैप्टर बहुत ही इजी था, मुझे लगता है आपको डाउट नहीं होगा, फिर भी अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5th चैप्टर पढ़ेंगे।